नमस्कार। पिछले टर्न में हमने बात करी थी मेल गैमेटोफाइट के निर्माण की, अर्थात किस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होगा, अर्थात माइक्रोस्पोर का, और वो माइक्रोस्पोर फिर अंकुरित होकर नर युग्मोद्भिद अर्थात मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। आज हम देखेंगे कि गुरु बीजाणु जो है वो अंकुरित होगा, गुरु बीजाणु बनाएगा मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके बाद उसके निर्माण के बाद हम देखेंगे स्त्रीधानी उसमें किस प्रकार की होगी, परागण, निषेचन, भ्रूण निर्माण और बीज निर्माण, इन अवस्थाओं को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होगा, गुरु बीजाणुजन होगा और उससे फिर मादा युग्मोद्भिद बनेगा। वो आज हम अपनी इस चर्चा में शामिल करेंगे। गुरु बीजाणुजन अर्थात जिसको हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें नवेदित जो बीजांड है उसके बीजांड काय में बीजांड द्वार की ओर कई हाइपोडर्मल आर्कियोस्पोरेज सेल होती है, जिसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, एक प्राइमरी पेराइटल लेयर बनेगी, स्पोरोजिनस सेल बनेगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस एक या दो बार विभाजित होगी और एक या अधिक कोशिकाएं सीधे ही मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी। उस मेगा स्पोर मदर सेल अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इनमें अर्धसूत्र विभाजन होगा, एक लीनियर ट्रिटेड रेखी चतुष्कोण बनेगा। बीजांड द्वार की ओर जो तीन कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। सबसे निचली जो कोशिका है वो गुरु बीजाणु का कार्य करेगी, फंक्शनल मेगास्पोर जिसे हम कहेंगे। बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों ओर कई परतें कोशिका द्रव्य वाली कोशिका विघटित होगी, जिन्हें हम स्पंजियुतक या टेपिटम कहते हैं। अंत में यह विघटित हो जाएगा। और जो हम देख रहे हैं गुरु बीजाणु, जो फंक्शनल गुरु बीजाणु एकमात्र बचा, वो फिर बनाएगा मादा युग्मोद्भिद। अब मादा युग्मोद्भिद का जो परिवर्धन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होगा, वो एक गुरु बीजाणु से होता है, मेगास्पोर से, सिंगल मेगास्पोर से। अतः हम इसे कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जैसे हम जब आवर्त बीजों की बात करते हैं तो उसमें मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक होते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कौन सा होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एकल बीजाणु परिवर्धन। गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है, फर्स्ट सेल है, जिससे पूरा फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। अभी किस प्रकार से निर्माण होगा इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसमें होंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्र के विभाजन, इससे बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। जिम्नोस्पर्म की प्रत्येक जाति में केंद्रकों की संख्या निश्चित है, अलग अलग है। सभी जो केंद्रीय भ्रूणपोष की परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे, वो अरेंज हो जाएंगे पेरीफेरी की तरफ, और इसके फलस्वरूप बन जाएगी एक बहुत बड़ी रिक्तिका। मध्य में रिक्तिका बन गई और सभी पेरीफेरी की तरफ केंद्रक चल गए। मुक्त केंद्र की युग्मोद्भिद एल्यूविलाई बनने के साथ अभिकेंद्रित भित्ति बनने के उपरांत कोशिक अवस्था में प्रवेश करता है, वो सब कोशिक हो जाएंगे। प्रारंभ में रिक्तिका के पास एल्यूविलाई की चारों ओर भित्ति नहीं होती है, तथा एल्यूविलाई अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं। अंडाकार युग्मोद्भिद के मुख द्वार एवं निभाग की ओर अनेक एल्यूविलाई मिलती है। केवल वे एल्यूविलाई को आर्किगोनियल इनिशियल बनाएगी, उनके अतिरिक्त सभी में क्रमिक परिणत विभाजन होगा और युग्मोद्भिद में अरी रूप से विन्यासित कोशिकाएं भर जाती है। लेकिन परिपक्व युग्मोद्भिद में कोशिकाएं अनियमित क्रम में लगी दिखाई देती हैं। युग्मोद्भिद के मध्य की कोशिकाएं बाहरी सतह कोशिकाओं की अपेक्षा छोटी होती है। ये मादा युग्मोद्भिद निषेचन के पश्चात भ्रूण एवं बीजों के अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। तो एक सिंगल जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे अल्टीमेटली जो है वो बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट होगा, और उसमें फिर स्त्रीधानी बनेगी। नीटम में, वेल्वेशिया में स्त्रीधानी नहीं होती है, बाकी सभी में स्त्रीधानी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों में जिम्नोस्पर्म में, बाकी इन दोनों के अलावा सभी जिम्नोस्पर्म में स्त्रीधानी बीजांड के मुख द्वार की ओर स्थित होती है। अविभाजित एल्यूविलाई जो विभाजित नहीं हुआ था, स्त्रीधानी आरंभिका का कार्य करेगी, आर्किगोनियल इनिशियल का, और वो फिर आगे जाके बनाएगी आर्किगोनिया। इसमें केंद्रक विभाजित होगा और पेरिनेट भित्ति बनने से एक बड़ी केंद्रीय कोशिका बनेगी, एक छोटी नेक प्रारंभिक कोशिका विभाजित होकर एक छोटी सी नेक बनाएगी। केंद्रीय कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर वेंटर केनाल सेल तथा अंड केंद्रक दोनों बनाएगा। वेंटर केनाल सेल का केंद्रक और अंड केंद्रक बनाता है। वेंटर केनाल कोशिका या केंद्रक शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और अंड केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होकर अंड कोशिका बनाते हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कि टेरिडोफाइटा में जो स्त्रीधानी होती थी वो होती थी वेल डेवलप्ड, वेल इक्विप्ड। उसके अंदर नेक केनाल सेल,
जिनकी कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, अंड केनाल सेल कोशिका और वेंट्र केनाल कोशिका, अंड कोशिका, मतलब 3 तरह की कोशिकाएं होती थी वहाँ, नेक केनाल सेल, वेंट्र केनाल सेल, एक सेल। जबकि यहाँ नेक केनाल सेल नहीं बनी, केवल वेंट्र केनाल सेल और एक सेल बनी। इसमें भी वेंट्र केनाल सेल बाद में नष्ट हो जाएगी, और 1-2 जिम्नोस्पर्म जिनके हमने विराम बोले उनमें स्त्रीधानी बनेगी नहीं। इसका मतलब उसके अंदर वेंट्र केनाल सेल बनेगी नहीं, डायरेक्ट बीजांड लगा रहेगा। ये स्त्रीधानी की बात हुई। इसका मतलब स्त्रीधानी का विघटन होता जा रहा है। टेरिडोफाइटा तक वेल इक्विप्ड होती थी, मजबूत होती थी आर्किगोनिया, जिम्नोस्पर्म में वो नाम मात्र की हुई और एंजियोस्पर्म में आते आते समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से परागण हो रहा है, किस प्रकार से निषेचन हो रहा है जिम्नोस्पर्म के केस के अंदर। तो अलग अलग जिम्नोस्पर्म में बीजांड भिन्न भिन्न अवस्था पर परागकण प्राप्त करता है। अगर शंकुधारियों की बात करें कोनिफरस में, तो उनमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था पर। साइकेट्स की बात करें तो साइकेट्स में युग्मोद्भिद की मुक्त केंद्र की अवस्था पर। और इफिड्रा की बात करें तो इफिड्रा में स्त्रीधानी के परिपक्व होने की अवस्था पर परागण होता है। पोलिनेशन का टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है। अधिकतर जिम्नोस्पर्म में अत्यधिक मात्रा में परागण बनते हैं जो हवा द्वारा उड़ते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। नीटम, इफिड्रा, एफाइला, इनमें कुछ में कीटों द्वारा परागण हो सकता है। जिम्नोस्पर्म में परागण के समय बीजांड के मुख द्वार से शर्करा युक्त पदार्थ स्रावित होता है, जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन ड्रॉप, परागण बूंद। और ये प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न पूछा था, परागण बूंद क्या है? पोलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म, परागण बूंद क्रियाविधि, तो उसे हम कहते हैं परागण बूंद। हवा में तैरते परागकण इस बूंद में चिपक जाते हैं। जब परागकण इसमें चिपक जाते हैं तब परागण बूंद मुख द्वार की भीतर की ओर खींच ली जाती है तथा इसके साथ ही परागकण बीजांडकाय के ऊपरी भाग में स्थित पोलेन चेंबर में जाते हैं तथा यहाँ इनका अंकुरण प्रारंभ होता है। परागण के अंकुरण से बनती है पोलेन ट्यूब, पराग नलिका, जो मादा युग्मोद्भिद की ओर वृद्धि करती है। इसके शीर्ष भाग में काय कोशिका या नर युग्मक होते हैं। अगर नर युग्मक बन गए तो ठीक, वरना पहले काय कोशिका होगी फिर बाद में नर युग्मक बनाएगी। साइकस तथा गिंगो में पराग नलिका नाल युग्मी नहीं है, क्योंकि ये बीजांडकाय उत्कों में धसकर सूचकांक के समान पोषण अवशोषण का कार्य करती है, लेकिन युग्मकों को निषेचन के लिए स्थानांतरित नहीं करती है। पराग नलिका के अंतिम भाग से एक छोटी नलिका उत्पन्न होती है जिसके द्वारा मोटाइल स्पर्म चल युग्मक पराग कोष्ठ में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम देख रहे हैं किस प्रकार से पोलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म और ये आगे बढ़ेगा और परागण की जो प्रक्रिया है वो वहां पर संपन्न होगी। निषेचन में आगे देखते हैं हम कि साइकस और गिंगो में नर युग्मक अधिक परासरण वाले द्रव्यों के साथ आर्किगोनियल चेंबर में स्वतंत्र होते हैं। स्त्रीधानी प्रकोष्ठ के द्रव्य में तैरकर स्पर्श जो है स्त्रीधानी में प्रवेश करता है। बाकी बाइनस में, इफिड्रा में, टेक्सस में एकल स्त्रीधानी पाई जाती है इनके अंदर, और इसमें नेक कैनाल कोशिकाएं विकटित हो जाती है तथा पराग नलिका स्त्रीधानी में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से नियोसाइटोप्लाज्म का निर्माण होगा। नियोसाइटोप्लाज्म ही भ्रूण के परिवर्धन में उपयोग होता है। ये निषेचन के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। जब जाइगोट युग्मनज के विभाजन और परिवर्तन से बनता है भ्रूण। भ्रूण के परिवर्तन की अवस्थाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, और वो है प्रो एम्ब्रियोजेनी, अर्ली एम्ब्रियोजेनी और लेट एम्ब्रियोजेनी, जिसको हम कहेंगे प्राक भ्रूणोद्भव, प्रारंभिक भ्रूणोद्भव और पश्च भ्रूणोद्भव। जो बात एम्ब्रियो फॉर्मेशन को सबसे पहले पाक भ्रूणोद्भव निलंबक के दीर्घित होने से पूर्व तक युग्मनज के विभाजन से परिवर्धन प्रारंभ होता है। परिवर्धन में विषमांगता पाई जाती है, हेट्रोजेनिटी, तथा 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। साइकेट्स और गिंगो में कुछ अलग प्रकार का है, कोनिफर्स का प्रकार, इफिड्रा तथा सिकोया का प्रकार और नीटम और वेल्विशिया में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। वो एम्ब्रियो बनने की पूर्व की अवस्था ये प्राक भ्रूणोद्भव, प्रो एम्ब्रियोजेनी। उसके बाद जो हम देख रहे हैं दूसरी वो है अर्ली एम्ब्रियोजेनी, प्रारंभिक भ्रूणोद्भव। शुरू में क्या होगा, विभिन्न जो वर्गक है जिम्नोस्पर्म के उनमें विभिन्नता मिलती है, लेकिन इसके अंतर्गत निलंबक का अर्थात सस्पेंसर का दीर्घीकरण होगा, इलोंगेशन होगा, सस्पेंसर लंबा हो जाएगा तथा प्रारंभिक एम्ब्रियोनल मास उत्पन्न होता है। वो फिर एम्ब्रियोनल मास ही आगे जाके बनाएगा भ्रूण को। तो सस्पेंसर तो है वो इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, इलोंगेशन होगा, और प्रारंभिक एम्ब्रियोनल मास उत्पन्न होगा इसके अंदर प्रारंभिक भ्रूणोद्भव शुरू में। और बाद का जो इंपॉर्टेंट है पश्च भ्रूणोद्भव, लेट एम्ब्रियोजेनी,
इसमें भ्रूण के परिवर्तन होगा, किससे? एम्ब्रियोनल मास से। भ्रूण के परिवर्तन से ध्रुवीय विभुजत्तक बनती है, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक, और फिर बाद में बनेंगे मूल एवं प्रौढ़ उत्पन्न होंगे, रूट एवं शूट डेवलप्ड होंगे, रूट एवं शूट डेवलप्ड होंगे लेट एम्ब्रियोजेनी की दशा के अंदर। तो ये हमने देखा है, एक ब्रीफ में देखा है कि किस प्रकार से जो है भ्रूण का निर्माण होगा जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि पहले तो मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बना, फीमेल गेमेटोफाइट में फिर स्त्रीधानी बनी, स्त्रीधानी में फिर उसके बाद परागण हुआ, निषेचन हुए, और किस प्रकार से भ्रूण बना। और भ्रूण की जो 3 अवस्थाएं हमने देखी, प्रो एम्ब्रियोजेनी, अर्ली एम्ब्रियोजेनी और लेट एम्ब्रियोजेनी, इन दशाओं में बांटकर कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर ये अलग अलग प्रकार की विशेषताएं बड़े हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें जो है वो बीज का निर्माण होगा, सीड डेवलपमेंट, क्योंकि ये बीज की शुरुआत हुई है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से जो पूर्व के पादप थे प्लांट किंगडम के अंदर, उनमें बीज नहीं बनते थे। जिम्नोस्पर्म के जो पूर्वज हैं वो है टेरिडोफाइटा, वहां तक बीज नहीं बनता था, लेकिन जिम्नोस्पर्म से शुरुआत हुई है बीज बनने की, इसलिए बीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीड प्लांट के अंदर गिनती है जिम्नोस्पर्म की, तो हम यहाँ बीज देखते हैं किस प्रकार से बीज बना। बीज कवच की उत्पत्ति, सीड कोड की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है इनके अंदर, वो भी हम बात यहां पर करेंगे। साइकेड्स तथा पाइनेसी के सदस्यों में बीज कवच निभाग भाग के उत्कों से बनता है, अर्थात चलाजा वाले भाग से बनता है। गिंगोनीटम इत्यादि में जो बीज चोल है, बीज कवच है, सीड कोड, वो निभाग तथा अध्यावरण से बनता है, चलाजा और इंटगमेंट उनसे बनता है मिलकर। और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें, ओरोकेरिया, ओरोकेरिया में मुख्यतः अध्यावरण से बनता है, इंटिगमेंट से। जिस किसी भी प्रकार से बीज कवच उत्पन्न होता है सीड कोट, उसमें निम्न प्रारंभिक परिवर्तन होंगे। कौन कौन से प्रारंभिक परिवर्तन होंगे उनमें? एक तो ये होगा कि म्यूसिलेज केनाल या रेजिन डक्ट्स का विभेदन होगा, जैसे म्यूसिलेज केनाल बनेगी साइकेड्स में, और रेजिन डक्ट्स आदि का विभेदन होगा जैसे कोनिफेरस के अंदर, क्योंकि ये कुछ जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं कि म्यूसिलेज केनाल है, कहीं ये रेजिन केनाल, रेजिन डक्ट वहां पर पाई जा रही है। प्रोवेस्कुलर स्टैंड में जाइलम तथा फ्लोएम का विभेदन होगा। जो प्राक संवहन स्टैंड है, प्रोवेस्कुलर स्टैंड, उसमें जाइलम और फ्लोएम के अंदर विभेदन होगा, बनने लग जाएंगे जाइलम फ्लोएम। और जो यंग बीज कवच है, तरुण बीज कवच है, यंग सीड कोट, उसकी अनेक कोशिकाओं में टेनिन का निक्षेपण होता है। टेनिन सेल भी हम कईयों के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर टेनिन सेल जो है पाई जाती है। और जो बीज कवच है सीड कोट, उसमें 3 विशिष्ट परतों का विभेदन होगा। ये 3 परत बनेगी, एक तो बनेगी सर्कोटेस्टा, फिर स्क्लोरोटेस्टा, और भीतरी एंडोटेस्टा, बाहरी मृदु तक सर्कोटेस्टा, मध्य की दृढ़ोत्की वाली स्लेनकाइमेटस वाली स्क्लेरोटेस्टा, तथा भीतरी पतली है एंडोटेस्टा। तो ये बाद में बीज कवच जो है वो 3 विशिष्ट परतों के अंदर वहां पर बढ़ जाएगा, सर्कोटेस्टा है, स्क्लेरोटेस्टा है, एंडोटेस्टा है। तो ये इस प्रकार से जो है ये बीज बनेगा। और हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म में पहली बार बीज बना, नेकेड सीड, बीज का निर्माण होगा वहां पर। और जो हमने अभी बात करी थी उसको हम एक बार वापस देख लें इस बातों को, कि जब हमने बात की शुरुआत करी थी कि गुरु बीजाणु बने, और गुरु बीजाणु का बनना कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जन, वो आगे जाके फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। तो विभिन्न जातियों का जो बीजांड है जिम्नोस्पर्म में या गुरु बीजाणु धानियां है, उनकी संख्या में भिन्नता पाई जाती है कि ओरोकेरिया में 1 है, साइकस में 2 से 8 है, टेक्सोडियम के सदस्य में 2 से 9 है, और पाइनस के अंदर 2 बीजांड पाए जाएंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ माइक्रो मेगास्पोरेंजियम की संख्या में भी अंतर आ सकता है। जैसे साइकस आपने देखा है, साइकस में बीजांड लगे होते हैं 2 से 8 संख्या हो सकती है, पाइनस में 2 बीजांड है। और अधिकतर जिम्नोस्पर्म में बीजांड का प्रकार क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस, रिजु बीजांड होगा, सीधा खड़ा हुआ। तथा जिम्नोस्पर्म के बीजांड एक अध्यावरणी होंगे अधिकतर यूनिटेग में, परंतु नीटेलीज गण के जो इफिड्रा है उसमें बीजांड बाइटेगमिक है, द्विअध्यावरणी है। नीटम और वेलुशिया में बीजांड 3 अध्यावरणी है,
तीसरा अध्यावरण बना जिसके बारे में वहाँ पढ़ते हैं। ऊपरी भाग में अध्यावरण स्वतंत्र होकर एक स्पष्ट नलिका का निर्माण करता है जिसे कहते हैं बीजांडद्वारी नलिका, माइक्रोपाइलर केनाल। और दूसरा स्पष्ट निभाग चलाजा है और फ्यूनिकल में स्पष्ट चलाजा में और फ्यूनिकल में विदित ये नहीं होता। जो पोडोकार्पेसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें जो बीजांड होगा वो होगा एनाट्रोपस बीजांड, प्रतीप उल्टा बीजांड। और ये पूछा जाता है कि एनाट्रोपस का उदाहरण दीजिए जिम्नोस्पर्म के अंदर। बीजांड का परिवर्तन जो प्रकार का है यूस्पोरेंजेट प्रकार का होता है। दो प्रकार के पढ़ते हैं हम, यूस्पोरेंजेट और लेप्टोस्पोरेंजेट। तो बीजांड का परिवर्तन यूस्पोरेंजेट प्रकार का होता है इनमें। और एक अध्यावरणीय बीजांड में अध्यावरण में 3 परतें विभाजित होती है। बाहरी तथा अंत परतें जो मांसल होती है इसको कहते हैं सर्कोटेस्टा, और मध्य परत जो मोटी होती है इसको कहते हैं स्क्लेरोटेस्टा। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं। फिर गुरु बीजाणु बनाएगा, गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया होगी माइगास्पोरेंजेसिस, और गुरु बीजाणु बनाएगा मादा युग्मोद्भिद को, उसमें फिर लगी होगी स्त्रीधानी। उसके बाद परागण होगा, निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, और भ्रूण के बाद हमने देखा ये बीज बनेगा। तो आज जो हमने चर्चा में शामिल करी, हमारी चर्चा में आज शामिल थे फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण गुरु बीजाणु से, आर्किगोनिया का बनना, परागण, निषेचन, भ्रूण और बीज। अगली जो चर्चा होगी उसमें हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की एफिनिटी की, जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण की, जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व की, और भारत में जिम्नोस्पर्म के वितरण की आदि की।